And today we start from chapter 1 in history, the French Revolution. This is VK's book, Social Science of class 9. तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, जो कि एक उससे जुड़ी हुई एक घटना से शुरुआत होती है. ऑन 14 जुलाई 1789, मतलब 14 जुलाई 1789 को एक र्यूमर मतलब अफवाह फैला हुआ था और उस समय पेरिस में पूरे आतंक का एकदम माहौल था, जिसमें कि अफवाह फैली हुई थी कि जो सम्राट है लुई 14 वो सेना को शहर में घुसने का ऑर्डर दे दिया है और वो सेना जो है वो सेना उसके नागरिकों पर गोली चलाने वाली है. तो इसी समय लगभग 7,000 जो मेल और फीमेल सभी लोग वहाँ पे टाउन हॉल के सामने एक जमा हुए और एक आर्मी का गठन करने का निर्णय किए. और बहुत सारे लोग जो थे कि उस सेना का मुकाबला करने के लिए सब जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे और या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उसमें वो लोग घुस गए, किस लिए? हथियारों की खोज में. और उसके बाद जो काफ़ी लोगों का समूह, मतलब उसमें करीब सैकड़ों लोग थे, जो कि पेरिस जो सिटी था उसके ईस्टर्न पार्ट की ओर चल पड़े, जहाँ पर कि बास्टाइल का किला था, जहाँ पर भारी मात्रा में उन लोगों को गोला बारूद या हथियार मिलने की उम्मीद थी ताकि वो सेना का मुकाबला कर सके. तो जब वो लोग बास्टिल के किले पे आक्रमण कर दिए तो उसमें जो वहाँ का कमांडर था किले का वो मारा गया और वहाँ पर 7 लगभग के कैदी थे जो कि उन लोगों उसको छुड़ा लिए, लेकिन वहाँ पर हथियार उन लोगों को नहीं मिला था. तो चूंकि बास्टिल का जो फोर्ट्रेस था, किला था, छोटा किला था, तो वो सम्राट जो था उसका मतलब उसकी जो ताकतें थी, निरंकुश शक्तियाँ थी, उसी का वो प्रतीक था और इसलिए वो जो किला था लोगों के नफरत का केंद्र था. इसलिए वो लोग क्या किए कि उस किले को गिरा दिए, उसको ढहा दिया गया और उसके जो अवशेष जो बचे हुए थे उसको वो लोग एक सेवेनियर के तौर पर, स्मृति चिन्ह के तौर पर खरीद करके अपने घरों में रख लिए. तो इस घटना के बाद मतलब कई दिनों तक पेरिस और उसके कंट्री साइड इलाके में, मतलब उसके गांव देहात के इलाके में बहुत सारे संघर्ष हुए. लोग जो थे वो जो ब्रेड की जो कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी उसका वो लोग विरोध कर रहे थे. तो ये जो घटना जो हुई इसको बोला जाता है कि यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी. और इसको ये शुरुआत में इसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई, जिसका लास्ट में मतलब जो इसका अंजाम हुआ वो था फ्रांस के सम्राट को लास्ट में लुई 14 को उसकी वाइफ के साथ फांसी पे लटकाया गया था. तो ये शुरुआत हुई और अंत जो है वो राजा को फांसी दिए जाने के साथ ही ये खत्म हुआ और फ्रांस जो था वो गणतंत्र में कन्वर्ट हो गया. तो इस चैप्टर में हम इसी पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस की क्रांति हुई और क्या क्या इसके घटनाक्रम थे, इसके क्या क्या कारण थे, फ्रांस का क्या सोशल जो वहाँ पर उसकी फ्रांस की क्रांति के क्या सामाजिक या सोशल कॉजेस थे, क्या इकोनॉमिकल कॉजेस थे, क्या पॉलिटिकल कॉजेस थे, ये सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट है जैसे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी किस प्रकार से बटी हुई थी या उसका किस तरह का समाज वहाँ पर था. तो लुई 16 जो था उस समय वो बोर्बो वंश का सम्राट था और वो 1774 में गद्दी पे बैठा था. वो उस समय वो जो था वो सिर्फ उसकी उम्र जो थी वो 20 साल थी और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट से हुआ था. जब वो गद्दी पर बैठा था तो उस समय उसका जो खजाना था वो बिल्कुल ही खाली था और चूंकि लंबे समय से युद्ध के कारण फ्रांस का जो जितना भी रिसोर्सेज था, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज था, वो सब खत्म हो चुका था और वर्साय का जो विशाल उसका महल था और उसका जो उतना बड़ा राज दरबार था
उसके शान को बनाए रखने के लिए वो जो खर्च हो रहा था वो अलग से फ्रांस के इकोनॉमिक सिस्टम पर वो अलग से एक बोझ बना हुआ था। क्योंकि लुई 16 के शासन काल में फ्रांस जो था वो अमेरिका का जो स्वतंत्रता का संग्राम था उसमें 13 जो उसके कॉलोनीज थे उसकी वो मदद किया था और उसको ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो ये जो युद्ध में वो जो मदद किया था इसके कारण भी उस पर मतलब 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज जुड़ गया था और पहले से भी उस पर कर्ज चढ़ा हुआ था। तो अब जो थे सरकार से जो कर्ज जो दाता थे उसके वो लोग अब 10% इंटरेस्ट की मांग करने लगे थे। तो इस तरह फ्रांस की जो सरकार थी अपना बजट का उसका बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज को चुकाने में खर्च हो रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ था कि जो उसके नियमित खर्च होते थे जैसे सेना है उसका रखरखाव करना है, राज दरबार है उतना बड़ा, फिर जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज है या यूनिवर्सिटीज़ है ये सब को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती थी वो सब उसके मतलब वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी था जितना पैसा सरकार के पास आ रहा था। तो इस तरह से उसकी आर्थिक जो स्थिति थी फ्रांस की वो बहुत ही दयनीय हो चली थी। और इस समय 18वीं सेंचुरी में फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा था, 3 भाग में बटा हुआ था और उसमें सिर्फ जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे जिसमें आम लोग आते थे वही लोग उसमें क्या करते थे कर मतलब टैक्स देते थे। तो ये जो समाज था फ्रांस का वो एक तरह से सामंत व्यवस्था का एक पार्ट था। इसमें इसको हम जो वर्ड यूज करते हैं वो 1789 के पहले उसको बोला जाता था मतलब ओल्ड मोनार्की या प्राचीन राजतंत्र से इसको सूचित किया जाता था। इसमें लगभग जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी उसमें 90% लगभग क्या थे, किसान थे। और उसमें जो भी किसान थे उसमें वो जमीन के मालिक नहीं थे। उन जमीन के मालिक जो किसान थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी। और 60% जो जमीन जो थी फ्रांस की उसमें जितने भी जो बड़े मतलब राज दरबार के लोग होते थे जिनको कि नोबल बोला जाता था या चर्च के जो फादर या जो होते थे कर्मचारी या उसके अधिकारी होते थे और थर्ड स्टेट में जो अमीर लोग होते थे उनके पास फ्रांस की जमीन पूरी उन्हीं लोगों के कब्जे में थी। तो इस तरह जो नोबल थे और जो चर्च के लोग थे उन लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार मिला हुआ था। इसमें सबसे मतलब महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो था वो था कि इन लोगों को करों में सभी करों में छूट मिली हुई थी। ये लोग राज्य को कोई भी कर नहीं देते थे और इसके अलावे भी उन लोगों को कुछ कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। और विशेष अधिकार में ये जो नोबल और चर्च के जो अधिकारी थे वो किसानों से ही क्या करते थे, कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। और किसान जो था वो जैसे अपने लैंडलॉर्ड जो मालिक होते थे उनके घर में खेतों में काम करता था, सेना में सेवाएं देता था या सड़क के निर्माण में मदद करता था। तो बहुत सारे जो इस तरह के काम थे वो सब काम करने के लिए वो लोग मतलब मजबूर थे। तो और चर्च जो था वो किसानों से भी कर वसूलता था जिसमें था जिसको कि एक धर्म आधारित कर था जिसको कि टीथ बोला जाता था। इसके वो टीथ के रूप में कर वसूलता था। और ऊपर से तीसरे स्टेट के जितने भी लोग थे वो लोग तो कर तो सारा चुकाते ही थे, इसके अलावा बहुत सारा उसमें मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल था जिसमें कि टाइल भी ये जो कर था, नमक और तंबाकू ये सब जो डेली यूजेस के सामान जो थे कमोडिटीज उस पर भी टैक्स लगता था। तो इस तरह राज्य का जितना भी इकोनॉमी जो चलता था उसका सारा टैक्स का बोझ जो था वो यही थर्ड स्टेट के लोग ही वहन करते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज जो है वो समान रूप से विभाजित नहीं था और काफ़ी लोगों को इसमें जो आम लोग थे उन्हीं पर सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ था। वही लोग सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड लोग थे
और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो नोबल लोग थे, जो चर्च के अधिकारी थे, चर्च के फादर थे, वो लोग बहुत ही विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम